चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पिछले लेक्चर में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया। आज उसी लेक्चर सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट स्टेप है। आज हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पार्ट 2 परफॉर्म करेंगे। पार्ट 1 में हमने चीज़ों को ऑर्गेनिकली अंडरस्टैंड किया कि जो फंक्शंस हैं कैग के, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में। फिर हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि उन फंक्शंस को कैग परफॉर्म कर पाए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस किस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है कैग को, जिसमें हमने सर्विस कंडीशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझा। हमने ये भी देखा कि अपॉइंटमेंट चाहे प्रेसिडेंट करते हैं कैग की, लेकिन उन्हें रिमूव करने की शक्ति प्रेसिडेंट के दिए हुए प्रक्रियाओं के तहत नहीं है। वो कैग जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं है। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है पर वो उसके प्लेजर पे काम नहीं करते। वो उन्हीं ग्राउंड्स और उन्हीं मैनर्स में रिमूव किए जाएंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और ये प्रक्रिया संविधान ने दी है। तो वो संविधान में दिए हुए प्रक्रिया के तहत रिमूव होंगे, ना कि प्रेसिडेंट की इच्छा के मुताबिक चले जाएंगे। हाँ, रिमूवल ऑर्डर ज़रूर प्रेसिडेंट ही इशू करेंगे, ये भी समझना ज़रूरी है। MCQs आते हैं तो वो फैक्चुअल से लगते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें फैक्चुअल लगते हैं। एक्चुअल में वो इस तरह से फैक्चुअल नहीं होते कि एग्जामिनर पूरे बुक में वो पैराग्राफ और वो लाइन ढूंढ रहा है जो शायद आपने ना पढ़ी हो और उसको उस वे में बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर दे। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है उसके पीछे, और एग्जामिनर ने एब्स्ट्रैक्ट वर्जन में उस स्टेटमेंट के वाया ये असेस करने की कोशिश की है कि उस लार्जर कंसेप्ट को आप समझते हैं कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रीज़न और असर्शन वाले एक सिंगल क्वेश्चन में ही ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि भाई जो निकालने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति पर निर्भर है या संविधान पे। तो वो संविधान पे निर्भर है, लेकिन रिमूवल करेंगे तो प्रेसिडेंट ही, क्योंकि ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा ही आएगा। इस तरह से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आते हैं। सिंपली क्वेश्चन का आंसर देने के लिए चीज़ों को मत पढ़िए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हमने सिस्टम को ख़राब कर दिया इस तरह से, एजुकेशन सिस्टम बिगड़ गया है पूरे देश का, दुनिया का। आज समस्याएं भी इसलिए हम इतने बड़े स्तर पर फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मत पढ़िए, आप पढ़िए, प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़िए, व्यवस्था को समझने के लिए पढ़िए, उसकी त्रुटियों को समझने के लिए पढ़िए, उन्हें उनका निवारण देने के लिए पढ़िए। क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाएगा। फिर आपसे बात को समझिए, पढ़ने के उद्देश्य को समझिए। पढ़ आप रहे हैं, उसका उद्देश्य यदि सही कर लीजिए तो फिर क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा। पढ़ने का नज़रिया थोड़ा बदल जाएगा, जिससे आप देश का, दुनिया का, मानवता का, समाज का अपना भला कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमने कल के लेक्चर में समझा। कुछ चीज़ें और समझते हैं आज के लेक्चर में, और कुछ लार्जर क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो एक करेक्शन कर लीजिए प्लीज़। कल की लेक्चर की बिगनिंग में मैंने बताया था कैग के लेक्चर 148 से 152 बैक ऑफ द माइंड पता नहीं क्या चल रहा था, शायद कभी कहीं पढ़ा सुना इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लीज़ इसे करेक्ट करें। कैग के आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी कि वो इन्फॉर्मेशन कल मिसकंस्ट्रूड हुई है, मेरे एंड पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन आपके लिए वो एक पूरा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के दम पे एग्ज़ाम में कई बार हम एंटर हो जाते हैं सिलेक्शन में, कई बार एग्ज़िट, तो वो मैं उसका ओनस लेता हूँ। इट इज़ माय मिस्टेक, वो मेरी गलती है। सो उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। आर्टिकल 148 से 151 तक है कैग के आर्टिकल्स पार्ट 5 के अंदर। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर के। देखिए, जब हम कैग की बात करते हैं तो पहली चीज़ ये कि हमें क्या समझ में आता है कि कैग किसका एजेंट है। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो क्या प्रेसिडेंट का एजेंट है?
प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया तो कैबिनेट, तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का एजेंट है? नहीं। क्लियरली कल के लेक्चर से इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन अब मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बता दे रहा हूँ। कैग पार्लियामेंट का एजेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पार्लियामेंट के एजेंट है, और वो क्लियरली पार्लियामेंट के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि कैग पार्लियामेंट के बिहाफ पर ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट्स की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, और सभी तरह के जो फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट, इन सब चीज़ों की ऑडिटिंग वो करते हैं। वो हमने कल डिटेल में पढ़ा, और इस ऑडिटिंग रिपोर्ट को वो प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं, और पार्लियामेंट के वाया वो पार्लियामेंट की कमेटी तक जाती है, दैट इज़ अ पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो PAC, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उस रिपोर्ट को जब पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है, तो कैग उस समय में पब्लिक अकाउंट कमेटी के फ्रेंड, गाइड और फिलोसोफर का काम करते हैं। वो उस रिपोर्ट को समझने में पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेल्प करते हैं। किन किन बिंदुओं पर उस कमेटी को पहले ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ में कमेटी की मदद करते हैं, उनके ध्यान में वो पॉइंट पहले लेकर के आते हैं। तो इस मैनर में आपसे यदि कोई पूछे भी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड कौन है, सो द वेरी इजी एंड डायरेक्ट आंसर इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सिंपल। तो ये देखिए फैक्चुअल लगा सुनने में, बट है तो पूरा कंसेप्चुअल। कल से लेकर के आज दिन तक हम इसे ही पढ़ रहे हैं, इसी मैनर में। तो इस तरह से देश की जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि सांसद चुन करके संसद में भेजे, पर्टिकुलरली लोकसभा में, उसी लोकसभा में जिस पार्टी का मेजॉरिटी उसकी सरकार। लेकिन लोकसभा का पूरा अधिकार है सरकार से प्रश्न करने का, सरकार देश के प्रति जवाबदेह है, और वो भी वाया लोकसभा, राज्यसभा, वाया पार्लियामेंट। और सरकार भी सत्ता में तभी तक रहेगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव तब तक पावर में ही रहेगी जब तक उसे कॉन्फिडेंस गेन है लोकसभा का, यानी कि उस एग्जीक्यूटिव के पास मेजॉरिटी सीट्स हैं लोकसभा में। तो इस तरह से देश का धन देश के बिहाफ पर वह पार्लियामेंट ही सैंक्शन करके देती है एग्जीक्यूटिव को, यानी कि सरकार को, खर्चने के लिए, देश के लिए। तो वो सही ढंग से खर्चा गया कि नहीं गया, जिस दिशा में, जिस काम के लिए सैंक्शन किया था उस दिशा में ही खर्चा गया कि नहीं गया, ये जांचना जरूरी है कि नहीं। उसमें कोई धांधली हुई, कोई गड़बड़ हुई, कोई घोटाला हुआ, कोई करप्शन तो नहीं हो गई, या प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं था फिर भी पैसा लगाया गया, ये सब देश की जनता को पता लगना चाहिए ना। तो ये सब काम संसद करती है, लेकिन अब संसद के बिहाफ पर ये काम एक ऑफिसर कर रहे हैं, एक ऑफिस कर रहा है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डायरेक्टली इस्टेब्लिश कर दिया है आर्टिकल 148 से 151 के बीच में, और वो ऑफिस है कैग का ऑफिस। तो कैग एक तरह से जनता के वो जो नुमाइंदे हैं यानी कि संसद, उसी के बिहाफ पर सरकार का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल बनाने का काम कर रहा है या कर रही है। ठीक है भाई, इससे मुझे बाहर ही रखिए आप लोग। तो कर रहा है कैग, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में डेमोक्रेटिकली वर्क हो रहा है, इस चीज़ को इंश्योर करने का काम कैग कर रहा है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना करके अपनी रिपोर्ट्स के वाया पार्लियामेंट के सामने, इनडायरेक्टली कहें तो देश की जनता के सामने। इस प्रक्रिया को हम अभी समझेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया कि कैग भाई पार्लियामेंट का एजेंट है। कैग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड है। कैग अगर किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है तो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ किसके अंडर आ रहा है, किसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पढ़ा था ना। उसके अलावा हमने पढ़ा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये किसके अंडर आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हमने पढ़ा था कि भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब किसके अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी किसके अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स।
और ये नेशनल कमीशन कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं, इनको यदि क्वेश्चन करना है तो पार्लियामेंट में फिर उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर जो है वो आंसरेबल होगा। आई बात समझ में? आप उस सांसद जो है उस मिनिस्टर से पूछेंगे कि भाई नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है काम कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई, कैसे असेसमेंट किया उसने कि भाई शेड्यूल कास्ट के लिए जो सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं वो उनको मिले कि नहीं मिले। तो इसके लिए संसद में यदि सवाल जवाब करना है तो आप सांसद लोग किसको सवाल करेंगे? जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कैग के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद के बीच कैग को कोई भी रिप्रेजेंट करने वाला मिनिस्टर नहीं होता। कैग के लिए गए किसी भी एक्शन के लिए कोई भी मिनिस्टर संसद में रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल नहीं है। मैंने कल बार बार आपको समझाया था, कैग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, कैग एक ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये जिस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं वो है इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IAAD। इस डिपार्टमेंट को कैग हेड करते हैं। ये किसी मिनिस्ट्री की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। ये एक बड़ी चीज़। इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की शुरुआत अंग्रेज़ों के समय में हुई थी, ब्रिटिश पीरियड में, दैट इज़ अराउंड 1753। आई बात समझ में? तो इस तरह से कैग काम करते हैं। वो एक हेड हैं इस डिपार्टमेंट के, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, तो कोई भी मिनिस्टर उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करता और कोई भी मिनिस्टर कैग के किए हुए एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट समझनी है। ये दो बातें आपको समझनी थी जो कि आगे की चर्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैंने शपथ के विषय में बता ही दिया था कि कैग शपथ ग्रहण करते हैं, शेड्यूल 3 में शपथ है, और शपथ कौन ग्रहण कराता होगा? राष्ट्रपति ही शपथ ग्रहण कराते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। या राष्ट्रपति के बिहाफ पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई पर्सन जो है वो शपथ ग्रहण कराता है। अब आती हैं कुछ बड़ी बातें। कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, किस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? कैग ऑडिटिंग करते हैं, किस तरह की ऑडिटिंग करते हैं? आज के कॉन्टेक्स्ट में कैग का रोल कितना का रेलेवेंट है, कहाँ चूक रहा है, क्या क्या सुधार उसमें करने की ज़रूरत है, और आगे आने वाले समय में कैग का रोल और कितना बढ़ जाएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर बार ये प्रयास किए हैं कि अगर कंट्री के लेवल पर देखा जाए तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा इतना लंबा, वो फ्रीडम स्ट्रगल एक स्ट्रगल है। वो कोई ऐसा रेवोल्यूशन या ऐसी क्रांति नहीं हुई भारत में कि जिसके तहत आप एक एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स को उखाड़ फेंकें और एक न्यू सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश कर दें, या एग्जिस्टिंग रिजीम को उखाड़ फेंके एक न्यू रिजीम इस्टेब्लिश कर दें, एग्जिस्टिंग रूलर को ख़त्म करके एक न्यू रूलर इस्टेब्लिश कर दें। ऐसी कोई क्रांति भारत में नहीं हुई। एक स्ट्रगल हुई है आज़ादी की, और वो आज़ादी कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर हमें चाहिए थी। इसलिए एक संघर्ष, लंबा संघर्ष चला। आज़ादी हमें विदेशी ताकत से भी चाहिए थी, और उससे भी बड़ा उनकी नीतियों से चाहिए थी। आज़ादी हमें उस अधीनता से चाहिए थी जो हमें स्वाधीन होने से रोकती थी। आज़ादी हमें उस तंत्र से चाहिए थी जो हमें नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार प्रदान नहीं करता था। आज़ादी हमें भारत की उन सामाजिक आर्थिक कुरीतियों से चाहिए थी, सांस्कृतिक कुरीतियों से चाहिए थी जो समाज में भेद पैदा करता था। हमें सती प्रथा से आज़ादी चाहिए थी, हमें जात पात के भेदभाव से आज़ादी चाहिए थी, हमें एक वर्ग को लंबे समय तक वंचित रखा गया सुविधाओं से, इस व्यवस्था से आज़ादी चाहिए थी। हमें आउटकास्ट सेगमेंट, जिन्हें दलित या हरिजन कह के पुकारा जाता था, लेकिन कोर्ट के गाइडलाइन से ऐसे नहीं पुकारना। केवल आप उनके मर्म को समझें, मैं इसलिए ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ, इस बात को ध्यान में रखें। हमें दलित और हरिजन, वो जो समाज है, उसके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना था, इसलिए आज़ादी चाहिए थी उस समाज से जो यह करने नहीं दे रहा था। हमें आज़ादी चाहिए थी जहाँ पर बाल्य विवाह होता था, ऐसी व्यवस्थाओं से आज़ादी चाहिए थी जहाँ विधवा भी पुनर्विवाह करके अपने जीवन की सभी स्वाधीन आयामों को महसूस कर सके, आगे बढ़ा सके। हमें कई मोर्चों पर आज़ादी चाहिए थी। हमें आज़ादी चाहिए थी एक ऐसी अर्थव्यवस्था से जिसमें केवल और केवल उन उद्योगपतियों के विषय में बात होती है, उन व्यापारियों के विषय में बात होती है, उन बाज़ारों के विषय में बात होती है जिसमें कि शायद किसानों का जिक्र भी ना होता, खेती में काम करने वाले मजदूर की बात भी ना होती हो, उद्योग धंधों में लगे हुए वो कामगार लोग, वो मजदूर जिनके किए गए प्रयासों के दम पर ही इतने बड़े उद्योग धंधे चल पाएँ,
शायद उन्हें सही वेतन भत्ता भी ना मिलता हो। हमें आज़ादी ऐसी व्यवस्थाओं से चाहिए थी जहाँ पर इस तरह का दमन किया जाता, अधिकार नहीं दिए जाते। हमें मज़दूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। हमें खेतीबाड़ी के क्षेत्र में किसानों के और वहाँ पर काम कर रहे मज़दूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। यही नहीं, उसे सशक्त भी करना था। बाल्य कल्याण के कई कार्यक्रम हमें चलाने थे। भारत को एक दिशा में आगे बढ़ाना था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आदिवासियों के भी अधिकार हों और वह भी उनके खुद की संस्कृति, उनकी खुद की मान्यताएं उन्हें सहेज के रखते हुए। हमें ऐसे विकास में चलना था जिस विकास के माध्यम से देश तो आगे बढ़े ही, देश का प्रत्येक नागरिक भी उस लाभ से लाभान्वित हो, उस विकास से लाभान्वित हो, वह भी आगे बढ़े और इसके साथ देश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक तंत्र, प्रत्येक राज्य का भी विकास हो। ये सभी चीज़ें हमें करनी थी। ये संघर्ष था बहुत बड़ा। तो उसी समय में हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स ये समझ चुके थे कि भाई देश के संविधान में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। आने वाले समय के लोकतंत्र को, लोकतंत्र सही मायने में बनाए रखने के लिए और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रोवाइड करने के लिए किस तरह के आर्टिकल्स माने कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है और किन प्रोविजंस, किन आइडियल्स, किन वैल्यूज़, किन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो कराना है। अब ये निरंतर फॉलो होते रहें, इसके लिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही सेफगार्ड करते हैं। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रोविजंस को सेफगार्ड करना ज़रूरी है, लेकिन ये तभी होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड होगा। जुडिशरी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सही मायने में व्याख्या करके, इंटरप्रिटेशन करके, और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए वह लाभ या वह प्रबंध जो सही मायने में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं उन डिप्राइव्ड सेक्शंस का, इन्हें प्रोटेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा प्रदान करता है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी, हाई कोर्ट भी ये रोल प्ले करता है। मैंने इजी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया। इसी तरह से और भी बहुत से ऑब्जर्वर कॉन्स्टिट्यूशन ने खड़े किए, एक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में, एक संस्था के तौर पर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही दिए हुए सेफगार्ड्स, इन प्रोविजंस को हमेशा के लिए इंटैक्ट रखें, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखें और जो वर्ग लाभान्वित होना चाहिए उसे लाभ पहुंचाता रहे, लोकतंत्र बना रहे, देश में हमेशा विकास होता रहे उन मूल्यों का, उन सिद्धांतों का और उन व्यवस्थाओं का जिससे प्रत्येक नागरिक अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त करता है। एस्पिरेशंस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल फील्ड में जो कि तर्कसंगत हों, जनहित में हो। तो ये बड़ी चीज़ है। इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी मैंने आपको बात कही, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो, इस तरह के कई इंस्टीट्यूशंस हुए, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही हो, वो मेरिट को प्रोटेक्ट करता है। तो अक्सर किताबों में, आर्टिकल्स में शब्द वॉच डॉग इस्तेमाल होता है। मुझे ये शब्द पसंद नहीं। शब्द बहुत अच्छा होगा अगर नाउन के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो ठीक है, ऐसा लगता है कि डॉग शब्द है। वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा शब्द है, लेकिन इसके अलावा बहुत से और अच्छे शब्द हैं। ऑब्जर्वर है, गार्डियन है, बहुत से शब्द हैं। तो मैं ऑब्जर्वर के तौर पर ही चलता हूँ, वॉच डॉग नहीं, ऑब्जर्वर। तो एक इंस्टीट्यूशन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन प्रोविजंस को प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है, ऑब्जर्व करता रहता है, हर समय एक मॉनिटर की तरह काम करता है। दैट्स इट। इसी इंस्टीट्यूशन के तौर पर कैग पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां बदलते समय के साथ बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं, पहले आप समझते हैं कि कैग सही मायने में किस किस तरह की ऑडिटिंग रिपोर्ट्स सबमिट करता है। देखिए, कैग, मैंने आपको कल भी बताया था कि 3 तरह की ऑडिटिंग रिपोर्ट्स सबमिट करता है। एक तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट आती है जो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, एक उसकी ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंस अकाउंट के ऊपर आती है और एक उसकी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अंडरटेकिंग्स अकाउंट के ऊपर आती है। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, बिल्कुल 2-2 लाइनों में आप समझ जाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर जब उसकी ऑडिट रिपोर्ट आती होगी तो वो क्या होती होगी समझने के यदि हम प्रयास करें तो बहुत सिंपल। देखिए, मैंने आपको ये बताया था जब हमने बजट के चैप्टर पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि बजट प्रस्तुत करना है और फिर
उस बजट में ये होता है कि जब वित्त मंत्रालय बजट प्रिपेयर कर रहा होता है तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को ये मैसेज जाता है कि भाई बजट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपके तहत आने वाले यानी कि उन मिनिस्ट्रीज़ के तहत आने वाले सभी डिपार्टमेंट्स को ये अब सचेत किया जाता है, निर्देश आदेश जो भी है वो दिया जाता है कि आपको जिन जिन भी मदों में यानी कि जिन जिन सेक्टर्स में जिस जिस हेडिंग के अंदर पैसे की आवश्यकता है आप लेजिटिमेट डिमांड के साथ आइए, अपनी डिमांड प्रस्तुत करिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वो सारी डिमांड्स आती रहती हैं। फाइनली एक बजट सा बन जाता है और वो डिमांड्स जो हैं वो संसद के सामने प्रेजेंट की जाती हैं। ख़ास तौर पर लोकसभा, राज्यसभा में भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन राज्यसभा की अनुमति की आवश्यकता उस लेवल पर नहीं है, लोकसभा से वो पास होनी ज़रूरी है। तो लोकसभा में प्रस्तुत होती हैं और लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद उन सभी डिमांड्स के ऊपर वोटिंग होती है और फिर लोकसभा उन डिमांड्स को ग्रांट करती है। तो डिमांड जब ग्रांट हो जाती है तो समझ लीजिए अब वो पैसा देश ने अनुमति दे दी है सरकार को कि आप लगा लीजिए। तो देश की अनुमति सरकार को लेनी होगी एक एक चवन्नी खर्चने से पहले भी, और देश की अनुमति यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में मिल रही है कि भाई वो अनुमति मिल रही है संसद के रूप में कि लोकसभा वो अनुमति वहाँ पर प्रदान कर रहा है। ये बड़ी चीज़ है। अब मेन बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जो ग्रांट किया गया है पैसा, तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वहाँ पर बजट प्रेजेंट किया होगा तो किसी ना किसी क्षेत्र के लिए वो पैसा मेंशन किया होगा कि भाई इतना पैसा सिंचाई के लिए चाहिए, इतना पैसा नहरें बनाने के लिए चाहिए, इतना पैसा जंगलों के रखरखाव के लिए, इतना हाइडल प्रोजेक्ट में, इतना रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इतना शिक्षा के लिए, इतना रोज़गार के लिए, इतना डिफेंस के लिए। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कामकाज योजनाएँ, उनके लिए पैसा वहाँ पर सैंक्शन करवाया होगा। अब जो पैसा सैंक्शन कर दिया गया है एक बार से संसद की तरफ से, तो अब उसी पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा फिर निकलता है, तो वो पैसा किसी ना किसी काम के लिए अप्रोप्रिएटेड है ना, कि इतना पैसा इस सिंचाई के लिए अप्रोप्रिएटेड है, इतना पैसा डिफेंस के लिए अप्रोप्रिएटेड है। तो अप्रोप्रिएशन बिल आता है उसके लिए, बजट के तहत ही वो बिल वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है संसद के अंदर। तो पैसा अप्रोप्रिएटेड है। तो इसी पर हमें ये देखना है। अब पूरा एक साल बीत गया, संसद ने तो एक बार बजट के तहत वो पैसा जो है वो सैंक्शन कर दिया, अब अप्रोप्रिएट कर दिया। अब ये देखना है ना भाई कि भाई पूरा साल फिर सरकार ने वो अप्रोप्रिएटेड मनी उन अप्रोप्रिएटेड प्रोजेक्ट्स, उन टास्क, उन पॉलिसीज़ पे ही यूज़ किया या नहीं किया, क्या किया उस पैसे का, जिस काम के लिए पैसा गया उससे निकाल के किसी दूसरे काम में लगाया क्या, जिस काम के लिए पैसा गया वहाँ ही लगा क्या। जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो संसद है, यूनियन लेजिस्लेचर, उसने जिस दिशा में पैसा सैंक्शन किया था जिस काम काज के लिए, उसी दिशा में पैसा सैंक्शन, उसी दिशा में पैसा लगा कि नहीं लगा, ये पूरा रिपोर्ट तैयार होना बनता है कि नहीं। मंत्रियों की जवाबदेही फिर क्या होगी बताइए मुझे। मंत्रियों की हमें जवाबदेही तय करनी है ना। मुझे ही मैंने काम पैसा ले लिया कि भाई मैं किताब लेना चाहता हूँ, ठीक है, एक लेवल पे तो आपने चेक लगा दिया कि मेरे पे एक चेक रख दिया। चेक ये रखा आपने कि भाई तुम टास्क बताओ, टास्क जेन्युइन होगा तो तुमको पैसा सैंक्शन करके देंगे, टास्क इनजेन्युइन होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने एक बहुत जेन्युइन नोबल कॉज ढूंढ लिया कि भाई मुझे किताब लेनी है, उसके तहत मैंने घर से पैसा ले लिया। अब कोई तो होगा ना ये जांचने वाला कि भाई मैंने उस किताब के पैसे से किताब ही ली या मैंने कुछ और ले लिया। सही बात है कि नहीं। तो किताब लेनी ज़रूरी है अब उस पैसे से, तो कोई वहाँ पर वो जांचेगा, उसकी पूरी की पूरी ऑडिटिंग करेगा, यानी कि एक तरह से इंस्पेक्शन कंडक्ट करेगा, उसको समझेगा, ऑब्ज़र्व करेगा कि भाई हाँ मैंने उसी काम के लिए पैसा इस्तेमाल भी किया है। तो फिर संसद में वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के वाया प्रेजेंट होगी और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको एग्जामिन करेगी कि हाँ भाई सरकार ने पिछली बार पैसा लिया था किताबें लेने को, तो सरकार ने वो पैसा पाई पैसा किताब लेने में इस्तेमाल किया, या सरकार ने किताब लेने में इतना पैसा लिया था लेकिन सरकार ने इस्तेमाल उससे बहुत कम ही किया, तो बाकी वापस आया कि नहीं आया उस अकाउंट, उस फंड में, कंसोलिडेटेड फंड में बाकी पैसा डाला कि नहीं डाला। या सरकार ने किताब के लिए इतना पैसा मांगा था लेकिन उससे एक्सेस चले गए, तो वो एक्सेस अमाउंट सही मैनर में यूज़ हुआ कि नहीं हुआ किताब के ही काम में। तो ये सब चीज़ें संसद की अथॉरिटी के पास ये जानकारी आनी चाहिए ना। ये जानकारी लेकर के आने का काम कैग करते हैं। देखिए एक जानकारी ही ले आने से
आपने कितना अकाउंटेबल बना दिया सरकार को। इसी वजह से सारा साल मिनिस्ट्रीज़ ऑन द टोज़ काम करती हैं। उन्हें पता है कि भाई कैग जो है वो असेसमेंट करेगा, कैग यहाँ पर आकर के इंस्पेक्शन करेगा, जिसके बेसिस पर उसकी एक ऑडिटिंग रिपोर्ट बनेगी और वो फिर संसद में प्रस्तुत होगी। संसद में फिर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाएगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी फिर कैग, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी है, उसी की मदद से अच्छे से समझेगी सब चीज़ों को और फिर वो सारी चीज़ें वापस पब्लिक अकाउंट कमेटी के माध्यम से संसद के सामने प्रस्तुत कर दी जाएंगी। संसद के माध्यम से सब कुछ वो देश के सामने आ जाएगा, पत्रकारों के वाया, इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन नेटवर्क के वाया वो आ जाएगा। और फिर इस पर कोई आगे PIL भी लगाना चाहता है तो लगा दे, इस रिपोर्ट को आधार बना करके कोर्ट में, जुडिशरी में। तो सरकार इल पब्लिसिटी भी होगी अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो, कोई फ्लॉ रहा है या कोई करप्शन हुआ है तो, या इनएफिशिएंसी रही है तो इल पब्लिसिटी तो होगी। आप उस पर जुडिशल कार्रवाई भी करवा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ये बड़ी चीज़, तो कैग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो एक तरह से जो कंसेप्ट ऑफ पर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, पर्स का सिस्टम, कि भाई देश का धन है, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, वो जनता का पैसा है, वो एक देश के ही पर्स में आकर के डला और उस पर्स से कितना पैसा लेना है और किस काम के लिए लेना है ये तो सरकार को बताना ही पड़ेगा उस पर्स जिनकी कस्टडी में है उनको, और वो है पार्लियामेंट। अब पर्स से निकाला हुआ पैसा जितना निकाला उतना, और जिस काम के लिए निकाला उस काम के लिए ही लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसी के लिए फिर पार्लियामेंट के लिए वो इंस्टीट्यूशन है कैग। तो एक तरह से उस पर्स का गार्जियन कौन हुआ? द गार्जियन ऑफ दैट पब्लिक पर्स इज़ द कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। वो गार्ड कर रहा है उस पर्स को। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। गार्ड को हटा दीजिए, हटा दीजिए, अराजकता आपको नज़र आने लग जाएगी, एनआरकी ज़बरदस्त हो जाएगी। ये एक बड़ी चीज़। दूसरी तरफ आ जाती है कि भाई फाइनेंस अकाउंट के ऊपर जो रिपोर्ट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे रिपोर्ट आ गई, फाइनेंस अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट। फाइनेंस का सिस्टम क्या है कि भाई देखिए क्या रिसीप्ट्स हैं और क्या एक्सपेंडिचर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने खर्चा किया है, जो जिस काम के लिए आपने पैसा मांगा है, अब मंत्रियों ने अपनी अपनी डिमांड मिनिस्ट्री के पास भेज दी, वो डिमांड जो भेजी है उसमें जो पैसा मांगा गया है, उस पैसे का मांगने के पीछे का कोई आधार होगा ना, कि भाई मुझे नहरें पक्की करानी है, उसके लिए इतना RCC चाहिए, इतना सरिया चाहिए, मुझे इतनी मज़दूर लगेगा, इतना लेबर लगेगा, उसका इतना खर्चा है, तो उसके तहत मुझे पैसा चाहिए। तो एक जो अकाउंटिंग सिस्टम की प्रॉपराइटी होती है, एक जो अकाउंटिंग सिस्टम की का एक प्रक्रिया होती है, उसकी पालना करके ही वो सारा का सारा पैसा सरकार मांगेगी। तो ये जो फाइनेंस अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत होती है कैग के द्वारा, वो यही देखता है कि भाई जो पैसा लिया गया और फिर जो लगाया गया वो वाजिब था, जितना लिया गया और जो लगाया गया, जो जितना लेजिटिमेट बनता था उतना था कि नहीं, या वो बिना किसी साइंटिफिक रीजनिंग के पिछली अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट किए बिना ही आपने पैसा मांग लिया और वो पैसा सैंक्शन कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अकाउंटिंग सिस्टम की प्रॉपराइटी फॉलो हुई है कि नहीं हुई प्रॉपरली, जो अकाउंटिंग सिस्टम के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, इस चीज़ को समझने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, वो फाइनेंस अकाउंट के ऊपर होती है। और तीसरा है पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट के ऊपर जो रिपोर्ट होगी, वो वही है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी आमदनी और उनके खर्चे, उनके रिसीप्ट्स और उनके एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी। और ये रिपोर्ट्स प्रस्तुत होने के बाद सीधी चली जाएंगी, जो मैंने बताया आपको, राष्ट्रपति के पास जाएंगी, राष्ट्रपति से संसद में प्रस्तुत करवाएंगे और फिर ये आगे चली जाएंगी पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनके पास। ये एक चीज़, ये तो हो गया कि किस किस चीज़ अकाउंट पे, चाहे वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, चाहे फाइनेंस अकाउंट है, चाहे अंडरटेकिंग पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट है, उसके ऊपर कैग अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है। तो कैग कुल मिलाकर के 3 रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता है। ये एक चीज़ हो गई। आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 151 है, ये टेंशन मत लीजिएगा। केंद्र का भी राज्य का भी 151 के तहत ही कैग जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं केंद्र के स्तर पर, और गवर्नर्स को रिपोर्ट चली जाती है राज्यों के स्तर पर, आर्टिकल 151। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि कैग जो ऑडिटिंग करते हैं वो ऑडिटिंग का कैरेक्टर क्या क्या रहता है, किस किस कैरेक्टर में कैग ऑडिटिंग करते हैं। तो देखिए, एक तो कैग जो ऑडिटिंग करते हैं इट इज़ रेगुलेटरी ऑडिटिंग,
रेगुलेटरी ऑडिटिंग या लीगल ऑडिटिंग जिसे हम कहते हैं, लीगल या रेगुलेटरी ऑडिटिंग। और एक जो क्या ऑडिटिंग करते हैं दैट इज़ द डिस्क्रिशनरी ऑडिटिंग, दैट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। तो रेगुलेटरी ऑडिटिंग, अ परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिटिंग, और एक है दैट इज़ द फाइनेंस ऑडिटिंग। रेगुलेटरी ऑडिटिंग, फाइनेंस ऑडिटिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। रेगुलेटरी ऑडिटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि वो मैंडेटरी है कि कैग को करनी है। फाइनेंस ऑडिटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि वो मैंडेटरी है कि कैग को करनी है। डिस्क्रिशनरी ऑडिटिंग नाउ डेज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट वो मैंडेटरी नहीं है कि कैग को करनी है, वो कैग के डिस्क्रिशन पर है, तो इट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। तो 3 टाइप ऑफ मेनली ऑडिटिंग कैरेक्टर्स आर देयर, दैट इज़ वन इज़ द रेगुलेटरी ऑडिटिंग or you can say legal auditing, second one is the finance auditing, third one is the performance auditing। मैं इनके बारे में आपको कुछ लिखवा देता हूँ, आप पहले रेगुलेटरी ऑडिटिंग के बारे में लिखने का काम करें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इतना तो बार बार पता है कि मैंने कल भी ये शब्द इस्तेमाल किया था, सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशंस, SAI या सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस इनको कहा जाता है। अब आप लिख लीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर करके। तो रेगुलेटरी ऑडिटिंग, कहीं कहीं पर रेगुलेटरी ऑडिटिंग भी लिखा गया है, इट इज़ अ रेगुलेटरी ऑडिटिंग। ओके, तो वो क्या कहती है? रेगुलेटरी ऑडिटिंग इम्प्लाइज दैट इज चेकिंग अपॉन द लीगैलिटी ऑफ एन एक्शन, इसलिए मैं इसे बार बार लीगल ऑडिटिंग भी कह रहा था। तो इसका मतलब क्या है? रेगुलेटरी ऑडिट इम्प्लाइज चेकिंग अपॉन द लीगैलिटी ऑफ एन एक्शन taken by a public official or a person using public funds, and whether the decision or its implementation is according to the law. Rules or regulations governing that activity, gradually its dimension was extended to financial audit and now to value for money audit। तो वो फाइनेंशियल ऑडिट भी हम करेंगे, लेकिन आप रेगुलेटरी ऑडिट को समझिए। क्या बोला गया रेगुलेटरी ऑडिट में? इसका मतलब ये है कि ये लीगैलिटी ऑफ एन एक्शन को चेक करता है, किसकी? पब्लिक ऑफिशियल की या किसी पर्सन की जो पब्लिक फंड्स को यूज़ कर रहा है, एंड ये देख रहा है कि ये ऑडिट ये देखती है वेदर द डिसीजन और इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस गवर्निंग दैट एक्टिविटी। आई बात समझ में? यानी कि ये देखना ज़रूरी है ना बच्चों। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अलग अलग मंत्रालयों से डिमांड आई। अब अलग अलग मंत्रालयों से डिमांड आई है, तो मान लीजिए कि भाई एक मंत्रालय आ जाता है जो ग्रामीण विकास का कामकाज देखता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और उसके तहत ये आया है कि कुएं खुदवाने का काम है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा तो संसद ने सैंक्शन कर दिया बजट के बाद, पैसा उसके पास चला गया। अब जो ग्रामीण विकास के काम के तहत वो जो कुआं खुदवाने वाला वो जो पर्सन है, वो जो पैसा वहाँ पर लगा रहा है कुआं खुदवाने के लिए, वो पैसा लगाने वाले पर्सन के पास कोई लीगल अथॉरिटी तो होगी ना भाई। ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो पर्सन जो पैसा लगा रहा है, अब हो सकता है वो पैसा मैं लगा रहा हूँ और मैं उसके तहत कुएं अपने घरों में बना रहा हूँ, बट मैं कोई लीगल पर्सन हूँ ही नहीं उसके तहत, आई एम नॉट द ऑथराइज्ड वन। तो ये देखना जरूरी है कि किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने लगाए कि नहीं। अगर मैं वो पैसा इस्तेमाल कर लेता हूँ, इट इज़ अ शीयर केस ऑफ करप्शन, इट इज़ अ शीयर केस ऑफ करप्शन। लेकिन जो ऑथराइज्ड वन है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, वो पर्सन अगर पैसा लगा रहा है तो फिर ये करप्शन नहीं है, क्योंकि वो पर्सन लीगली वैलिड है वो पैसा यूज़ करने के लिए। तो पैसा किसने यूज़ किया है ये देखना ज़रूरी है। जो पर्सन लीगली ऑथराइज्ड हैं उन्होंने यूज़ किया है, या जो अनऑथराइज्ड लोग हैं उन्होंने यूज़ किया है। तो लीगली वैलिड पर्सन उस पैसे को यूज़ कर सकता है। और फिर ये देखना है कि जो पर्सन वो पैसे को यूज़ कर रहा है, वो उसको जो अथॉरिटी मिली है यूज़ करने की उस पैसे को, वो जिन लॉज के तहत, जिन प्रिंसिपल्स के तहत, जिन कंडीशंस के तहत मिली है, क्या ये पर्सन उन लॉज, उन कंडीशंस, उन एक्ट्स, उन फार्मूलाज के तहत ही उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना ज़रूरी है। तो देखिए, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, इनके तहत ही आप पैसा सैंक्शन करते हैं ना किसी को। किसी रूल के तहत, कोई रूल, कोई रेगुलेशन है, कोई लॉ है,
उसके तहत पैसा दे दिया गया कि हाँ जी भैया आप जाइए और ये पैसा आप लगा लीजिए, इतना पैसा कुआं खोदने के काम में। पार्लियामेंट ने उसको सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन क्या कर दिया? बजट नाम की एक प्रक्रिया के तहत उसे सैंक्शन किया, और बजट नाम की प्रक्रिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रेजेंट कर दिया और मनी बिल हमने प्रेजेंट कर दिया। उसके तहत वो पैसा अब हम ले लेंगे। तो ये कोई प्रक्रिया है ना भाई, ये रेगुलेशन है ना, एक रूल है ना, एक लॉ है जिसके तहत आपने पैसा दिया। तो इस रूल रेगुलेशन, इस लॉ के तहत पैसा आया है, इसी के तहत आगे पैसा लग रहा है, ये देखना सुनिश्चित है। और जो लगा रहा है पैसा वो पर्सन लीगली एक्शन कंडक्ट कर रहा है, ये देखना जरूरी है। तो इसमें रूल रेगुलेशन के मुताबिक ही पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लीगली पैसा लगाने वाला लीगल है कि नहीं, लीगली पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बस ये जांचना होता है। तो दैट्स वाई ये रेगुलेटरी ऑडिटिंग है, रूल रेगुलेशन को कंफर्म करती है, वेरीफाई करती है। इससे ये स्थापित हो जाता है कि जो देश का विधि सम्मत तंत्र स्थापित है, देश की जो विधि सम्मत तरीके से चुनी हुई सरकार है, पहले तो उस सरकार के तहत आने वाले नुमाइंदे ही ये कार्य कर रहे हैं पैसा लगाने का, और उस सरकार को जिस नियम, जिस रूल रेगुलेशन के तहत ये पैसा लगाने की अनुमति मिली थी, उस रूल रेगुलेशन के तहत ही वो पैसा लग रहा है। तो एक तरह से ये लीगैलिटी चेक कर लेती है ये ऑडिटिंग। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ रेगुलेटरी ऑडिटिंग। अब मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ता हूँ, अब आपको सारा समझ आ जाएगा। रेगुलेटरी ऑडिट इम्प्लाइज चेकिंग अपॉन द लीगैलिटी ऑफ एन एक्शन टेकन बाय अ पब्लिक ऑफिशियल or a person using public funds and whether the decision or its implementation is according to the law, rules or regulations governing that activity। ठीक है जी, जो कुएं आपने बनाए, जो खोदे, वो जिस भी किसी अथॉरिटी ने खोदे, उसके पास वो अथॉरिटी थी ना वो कुएं खुदवाने की, तो वो जो एक्शन है वो लीगल है ना, इस चीज़ को चेक कर लिया, लीगैलिटी ऑफ द एक्शन चेक हो गया। और ये जो एक्शन है, ये एक्शन अप्रूव हुआ होगा ना किसी ना किसी रूल रेगुलेशन के तहत। तो उस रूल रेगुलेशन के तहत जो एक्शन अप्रूव किया गया है, इसने वही परफॉर्म किया, उससे आगे बढ़कर तो नहीं कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर रूल रेगुलेशन के तहत इस पर्सन को यह अप्रूव किया गया है कि कुएं खुदवाओ, लेकिन रूल रेगुलेशन के तहत कुएं खुदवाते खुदवाते ये उन कुओं में सबमर्सिबल पंप भी लगाने लग गया है। तो एक तरह से ये जो पर्सन काम कर रहा है, ये पर्सन तो ऑथोराइज्ड पर्सन ही है, बिल्कुल करेक्ट है, ये पर्सन लीगल है और इसको कुएं खुदवाने का काम दिया था। लेकिन इसने जो कुएं खोदने का काम किया है, उसके तहत जो इसने सबमर्सिबल पंप लगवा दिए हैं, इसका एक्शन अब फुली लीगल नहीं, वो पार्शियली लीगल है। क्योंकि जिस रूल रेगुलेशन के तहत इस पर्सन को ये एक्शन कंडक्ट करने को कहा गया था, उस रूल रेगुलेशन के तहत इसे मैंडेट सिर्फ कुएं खुदवाने का दिया गया था। ये उसमें अब सबमर्सिबल पंप भी लगवा रहा है, जो इसकी स्वयं खुद की मर्जी है। ये कंडक्ट ऑफ करप्शन है एक तरह का, ये इलीगल काम है, ये लीगल नहीं है। तो एक्शन लीगल होना चाहिए, और जिस रूल रेगुलेशन के तहत वो एक्शन अप्रूव किया गया है, उसी रूल रेगुलेशन की कैपेसिटी में होगा, तभी लीगल कंडक्ट माना जाएगा। इस चीज़ को जांचना ही रेगुलेटरी ऑडिटिंग के तहत आता है। आगे आ जाती है नेक्स्ट, दैट इज़ द फाइनेंस ऑडिटिंग, जो रेगुलेटरी ऑडिटिंग का ही एक बड़ा डायमेंशन है। क्योंकि कैग अपनी शक्तियों को डे बाय डे बढ़ाता चला गया, शक्तियाँ जो कि संविधान के तहत दी गई हैं, कामकाज के तरीक़ों को नए नए आयाम देते चले जाना, जो नियम कानून हैं उनको इंटरप्रेट करते हुए आगे बढ़ना, जिसके तहत और बड़े स्तर पर शक्तियाँ ग्रहण कर जाना, ये संस्थाओं के काम होते हैं। क्योंकि चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिकली इवॉल्व हो रहा है एवरी डे। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, वो अपने सराउंडिंग में बदलती परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड करता है। इसी तहत उसके तहत आने वाली इंस्टीट्यूशंस को भी ऐसा बनना होता है, अदरवाइज़ वो रिडेंडेंट हो जाएंगी एक टाइम के बाद, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस को सर्व नहीं कर पाएंगी, तो फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो अब आयाम बढ़ा और फाइनेंशियल ऑडिट निकल करके आई, तो वो क्या कहती है? फाइनेंशियल ऑडिट बेसिकली मीन्स ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेदर दे प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट दे प्रेजेंट फेयरली द फाइनेंशियल पोजीशन, results of operations and cash flows of an audited entity in accordance with the generally accepted accounting principles। ठीक है जी, अब आपने उस पर्सन को कुआं खुदवाने की जिम्मेदारी दे दी थी, एक रूल या रेगुलेशन के तहत उसे उसका एक एक्शन अप्रूव कर दिया कि भाई कुएं खुदवाओ। अब उसने जो कुएं खुदवाए, मेन आप पता करते हैं कि गांव स्तर पर कुआं खोदने का खर्चा कितना आ जाता है कि भाई 30 से 40 हज़ार रुपया आ जाता है।